हमने कितना टारगेट रखा है नीट 2025 में, कितना स्कोर करना है हमें, जल्दी बता दो मुझे बेटा। पहली क्लास सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन क्लास भी होती है, तो यहीं पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी चीजें बताऊंगी बेटा नीट 2025 में जब समझ में। यस, अपने को 180 स्कोर करना है। कितना स्कोर करना है अपने को? 180 ऑन 180। और इस साल का पेपर तुम लोगों ने देखा ही है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये भी हम सबको पता है, ठीक है। इस साल ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके 720 नंबर आए, तुम लोगों ने इंग्लिश सुनी होगी, है ना। उन 720 वाले तो ओके, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 200 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 700 से ऊपर आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल। तो जिस किसी के भी 700 से ऊपर आ रहे हैं मतलब पक्का है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में 180 स्कोर कर ही रहा है, और वो सब्जेक्ट अपना जुलॉजी, ठीक है। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं 650 स्कोर कर रहे हैं, 620 स्कोर कर रहे हैं, 670 स्कोर कर रहे हैं, 600 स्कोर कर रहे हैं, उनके भी जुलॉजी में 180 नंबर है। और ऐसे भी कई सारे बच्चे जिनके टोटल स्कोर मैडम हम इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाए, हम इस बार मैडम 450 हमारे नंबर आ रहे हैं, मैडम इस बार हमारे 300 नंबर आ रहे हैं, मैडम इस बार हमारे 500 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जुलॉजी में 180 में से 180 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो जुलॉजी का आपको टारगेट रखना है 180 पहली चीज, ठीक है। अब इसके लिए छोटी छोटी सी मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ। अक्सर बच्चों को डाउट रहता है कि मैम अरे बच्चे मैडम पेपर लीक हो गया, पहली बात तो ऐसी एनटीए ने कोई खबर नहीं दी, दूसरी बात अगर पेपर लीक हुआ तो 35 बच्चों को मिला ना, जैसा बिहार की नहीं हुआ है 35 बच्चों को मिल रहा है ना, यहाँ तो 500-700 इनफैक्ट हजारों बच्चों के 180 नंबर आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैडम उन्होंने किताब लीक कर ली थी पूरी अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। उन्होंने पेपर लीक उनको नहीं मिला था, उन्होंने किताब को लीक करके अपने दिमाग में रख दिया था, अब वही कर, ठीक है। पहली चीज 170 नंबर मेरे आ रहे हैं, अगले साल आप 180 करेंगे, ठीक है, अगर आप फिर से मेरे। दूसरी चीज बेटा जो आप सभी के दिमाग में रहती है कि मैडम क्या हिंदी माध्यम वाले बच्चे नीट क्रैक कर सकते हैं, क्या हिंदी माध्यम में ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नीट में सिलेक्शन होता है, तो मैं फिर बोलूंगी कि हाँ, कभी भी कोई भी माध्यम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बंगाली मीडियम वाला नीट में सिलेक्ट नहीं होता है, कि उड़िया मीडियम वाला नीट में सिलेक्ट नहीं होता है, कि हिंदी वाला सिलेक्ट नहीं होता है, कि इंग्लिश वाले असल टॉप करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये आपके मन का वहम है और आपका खुद पर शायद डाउट है, क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा है तो मीडियम कभी भी आपके सिलेक्शन में बैरियर नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। इस साल ऐसे कई बच्चे हैं, मैं एक बच्चे का नाम भी ले लूंगी जिसका मतलब ये मेरा पुराना बच्चा है, करण नाम है इसका, मुझे सरप्राइज अचानक से मैसेज करता व्हाट्सएप पे, उसके पास पुराना बच्चा नंबर था, ठीक है, कि मैम मेरे 670 नंबर बन रहे हैं। आई वाज लाइक सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, तो ही वाज लाइक कि मैम मैं करण वहां पर आपसे पढ़ता था। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो हिंदी मीडियम के राजस्थान से तुम वही ना, तो ही वाज लाइक यस मैम। मैंने कहा मैं बच्चों को पहली बात भूलती नहीं है ना, एकदम से कोई अननोन नंबर से पढ़ेगा नहीं, तो उसके 670 नंबर आए, ठीक है। अपने पीडब्ल्यू से बेटा रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा सेलिब्रेशन में कि कितने बच्चे हिंदी मीडियम के जिनके 650 से ऊपर नंबर आए, 650 से ऊपर नंबर आए, ठीक है। वो बात हो रही है कि इस साल का थोड़ा हाई आने वाला है, लेकिन फिर मिल जाएगा। चलिए, तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैडम हम हिंदी मीडियम वाले हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी हमारा सिलेक्शन भी होगा और हमारी रैंक भी आएगी, ठीक है। ये चीज अपने मन में बिठा लो आज और अभी कि हमारा सिलेक्शन भी होगा और हम अच्छी रैंक लेकर के सिलेक्शन होंगे। हम सिर्फ बॉर्डर पर आके बस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम खुशी खुशी बताओगे मैडम 710, मैडम 710, मैडम 720, मैडम 680 और वही बेटा खुशी, ठीक है। तो हम सिलेक्शन भी लेंगे, साथ ही साथ हम रैंक भी लेंगे, ठीक है। एक और बात बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लोग ना अभी भोले नादान परिंदे हो, बहुत ज्यादा नादान हो गया, तुम्हारे कमेंट्स देखती हूं ना तो मेरे को बहुत हंसी आती है कि तो वो डाउट से जो हमारे हुआ करते थे 6-7 क्लास में, है ना, तो इसके वजह से बहुत छोटे। तो मैं स्टार्टिंग में कुछ छोटी छोटी सी चीजें बताना चाहती हूं यहाँ पर, वो ये कि बेटा आपको एक नोटबुक बनानी है, ठीक है, जिसमें हम क्लास के नोट्स लिखेंगे, पहली चीज, ठीक है। नोट्स क्लास के साथ हम बनाएंगे, क्लास के बाद बेटा हम उन्हीं नोट्स को रिवाइज करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में आप सभी के पास होनी चाहिए, समझे या नहीं। किस किस के पास एनसीईआरटी है जल्दी से एक थम्स अप कर दो। यस मैडम हमारे पास है। जिसके पास नहीं है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, है ना, मेरी आपसे विनती रहेगी बेटा कि एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी होगी तो ही नीट निकाल पाओगे और तो ही बेटा आप जुलॉजी में या बॉटनी में नंबर स्कोर कर पाओगे। एनसीईआरटी तो चाहिए ही चाहिए। एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है कि मैडम ने ये बुक ले लिया कैसे काम हो जाएगा, मैडम ने वो वाली बुक ले लिया कैसे हो जाएगा, नहीं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सबके पास चाहिए मुझे विदाउट एनी डाउट, समझे कि नहीं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए इसके अलावा, हमें डेली मिलेंगी डीपीपीस, ठीक है। डेली मतलब ऑलमोस्ट डेली, कभी कभी ऐसा होगा जैसे आज पहली क्लास है, आज कोई डीपीपी नहीं है, ठीक है। कभी कभी कोई क्लासेस ऐसी होंगी जिनमें डीपीपी नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन जो भी डीपीपीस मिलेंगी, इन डीपीपीस को अगर आप कर सकते हैं तो इनको प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। प्रिंट मतलब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जितनी भी आपको डीपीपीस मिलती हैं आप उन डीपीपीस का प्रिंट आउट निकलवाइए। और एक चैप्टर में आपको कितनी भी कम होंगी तो कम से कम 3 से 4 डीपीपी मिलेंगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बेटा आपको एक चैप्टर में 7 से 8 डीपीपी मिल सकती है। उन सारी डीपीपीस की एक आप फाइल बनाएंगे, समझे कि नहीं। आप एक फाइल या मैं बोल देती हूं फोल्डर, ठीक है। आप एक फाइल बनाएंगे या आप एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर आप अपनी सारी डीपीपीस रखेंगे, ठीक है। डीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बिल्कुल बताएंगे बेटा। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कभी 5 कभी 7 कभी 10 कभी 12, है ना। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो भी आपको उस दिन क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी के बेसिस पर बेटा आपको डीपीपीस दी जाती हैं। इन डीपीपीस को सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आज की क्लास में मैडम ने सर ने जो पढ़ाया था वो तो भाई डन है अपना, ठीक है। और अगर डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं बन रहे मतलब कहीं तो डाउट है तो चलो फिर से वापस लेक्चर देख लेते हैं, ठीक है। और हमें पूरी कोशिश इस बात पर रखनी है कि अपना किसी भी तरीके का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैडम 3 दिन की मैंने क्लास नहीं देखी है, मेरा तो मैडम बहुत बैकलॉग हो गया है, तो बेटा अगर बैकलॉग हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ बेटा इसके जिम्मेदार आप हैं, है ना। और फिर मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा मैडम मेरा इतना बैकलॉग हो गया बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि मैं फिर कुछ नहीं कर सकती, है ना। ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे बैकलॉग हो रहे हैं। और बैकलॉग हो क्यों रहे हैं यार, ऑनलाइन और ऑफलाइन का यही तो मतलब फर्क है। ऑल्दो ऑनलाइन के अपने कुछ फायदे कुछ नुकसान है, ऑफलाइन के अपने कुछ फायदे कुछ नुकसान है। दोनों में ना तो दोनों बहुत अच्छे ना ही दोनों खराब है, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं। लेकिन ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा बेटा ये होता है कि आप घूमने जा रहे हैं तो भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप शादी में गए हैं किसी की तो भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन नेटवर्क हर जगह मिलता है, क्लास अटेंड कर लो, हाँ या नहीं। लेकिन ऑफलाइन का नुकसान है, ऑफलाइन का नुकसान है अगर मैडम कहीं किसी की शादी में गए घूमने गए तो मैडम हम क्या करें 2 दिन कोचिंग नहीं जा पाए। और 2 दिन बाद जब आप कोचिंग जाओगे तो डेफिनेटली अगर आप पुराने नोट्स किसी से कॉपी भी कर लोगे तो भी आपको टीचर के शब्द कभी सुनने को नहीं मिलेंगे जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, हाँ या नहीं। यहाँ पर आपको जो टीचर बोल रहा है आप चाहे आज देखो चाहे 4 दिन बाद देखो चाहे 40 दिन बाद देखो, आपको उन्हीं शब्दों में वही सारी बातें सुनाई देंगी, हाँ या नहीं, सुनाई देंगी ना, ठीक है। डीपीपी हिंदी में रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। अब यहाँ से बेटा एक बच्चों का डाउट आ रहा है मैम हम पहले भी आपसे पढ़े हैं, हमारे पास पहले के भी नोट्स हैं, तो क्या हमें नोट्स फिर से बनाने की जरूरत है? नहीं, ठीक है। अगर किसी के पास पुराने नोट्स हैं
किसी के पास पुराने नोट्स हैं तो वो भी मेरी तरफ से ओके है। मेरे सब्जेक्ट में आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम क्लासेस करेंगे उस टाइम पर आप कोशिश करिएगा कि पुराने नोट्स आपके सामने खुले हों, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे, हाँ मैडम जो पढ़ा रही है, मैडम ने पहले भी यही पढ़ाया था और अपने को और ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि मैडम के एक दो शब्द बदले हैं, पहले तो मैडम ने ये कहा था, अब मैडम आज ये कह रही है, तो वहीं पर बेटा उस चीज को लिख लो। समझे या नहीं? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? बढ़े आगे? यस, आगे बढ़े। चलिए थम्स अप कर दो मुझे। पर मैम हम तो सर से पढ़े, कोई बात नहीं बेटा, सर और मैडम अलग अलग नहीं पढ़ाते हैं, सब टीचर्स एक ही चीज पढ़ाते हैं, बस सबके पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है? तो अगर आप सर से भी पढ़े बेटा तो मेरी तरफ से आपको वो नोट्स भी चलेंगे, कुछ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है, अलग से बार-बार मेहनत नोट्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि मैम क्या हम नोट्स क्लास के बाद बना सकते हैं? तो बेटा मैं तो ये कहूंगी कि समंदर जैसा सिलेबस है तुम्हारा, समंदर जैसा, ठीक है? ऑल दो कहने के लिए हमारे लिए आसान है कि बेटा बहुत गिनी चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? तुम्हें फिजिक्स भी पढ़नी है, तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तुम्हें बॉटनी भी पढ़नी है, तुम्हें जूलॉजी भी पढ़नी है, समंदर जैसा सिलेबस है तुम्हारा। उस समंदर जैसे सिलेबस की एक बार तुम क्लास देखोगे डेली 6 घंटे, उसके बाद फिर तुम दोबारा उसी क्लास को देखोगे, फिर हम नोट्स बनाएंगे, उसमें फिर हम 6 घंटे बर्बाद करेंगे, फिर तुम पढ़ोगे कब मुझे बताना जरा, सेल्फ स्टडी कब करोगे? तो मेरी बेटा बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप दो बार क्लास को सिर्फ नोट्स बनाने और समझने के लिए अलग ना यूज करें, ठीक है? पहली बार जब मैं पढ़ाती हूं मेरे साथ अगर आप नोट्स बना लेते हैं, तो दूसरी बार जब आप क्लास को देखेंगे, आप क्लास को 1.5x स्पीड पे 2x स्पीड पे देख सकते हैं, उससे आपका टाइम बचेगा, है ना? तो समंदर जैसे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए कि 2 घंटे की क्लास अपन 1.5 घंटे में खत्म कर लें। हम 2 घंटे की क्लास को 4 घंटे में खत्म करेंगे तो समंदर जैसा सिलेबस समंदर जैसे ही रह जाएगा, तुम नीट नहीं निकाल पाओगे। अपने को तो नीट निकालना है, अपने को जूलॉजी में 180 स्कोर करना है, और इसके लिए बेटा नोट्स आपको क्लास के साथ बनाने हैं, ठीक है? एक बच्चा बोल रहा है कि मैम मेरे पास दूसरी कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, तो क्या मुझे अपने यहाँ के मॉड्यूल्स लेने जरूरी है? नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स हैं कहीं के भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? एक साधारण बच्चा, एक वो बच्चा जिसका सिलेक्शन हो रहा है, एक वो बच्चा जिसकी रैंक बना रही है, इन तीनों में जो अंतर होता है बेटा वो ये कि एक साधारण बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है? एक साधारण सा बच्चा है जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पहली चीज। और अभी अपने पास वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो दोबारा से टॉप ले रहे हैं, वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। एक बच्चा जिसका सिलेक्शन हो चुका है या इस साल आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है? और वहीं वो बच्चा जो टॉपर है, जो AIR 1 से लेकर के 500 तक लेकर के आ रहे हैं। इन तीनों में अंतर क्या होता है आज आपको वो समझना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते हैं, उनका बस करने का तरीका अलग होता है, ठीक है? वो भी वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, बस उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। क्या अलग होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो एक साधारण बच्चा बेटा क्लासेस देखता है, ठीक है? ये क्लासेस में बैकलॉग बनाता है, जैसे तैसे बैकलॉग को कंप्लीट भी कर लेता है, ठीक है? बैकलॉग बनाता है, फिर बैकलॉग कंप्लीट करता है, ठीक है? उसके बाद ये NCERT पढ़ता है, बैकलॉग को ये कंप्लीट करता है, उसके बाद ये NCERT पढ़ता है, फिर ये DPPs मन करता है तो लगाता है, वरना नहीं लगाता। तो DPPs लगाता भी है और नहीं भी लगाता है। ये साधारण बच्चा है जिसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। AIR क्या होता है मैडम? AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक, पूरे भारत में उसकी रैंक कितनी है। AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक, ठीक है? तो ये तो गया साधारण बच्चा, और इन बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। फिर मैडम किसका सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन उनका होता है जो क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते हैं, ठीक है? जो रेगुलर क्लासेस को अटेंड करते हैं, जिनका बैकलॉग कभी नहीं होता, इनका बैकलॉग कभी नहीं होता है। ये NCERT पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर ये NCERT को बार बार पढ़ते हैं, और ये DPPs भी लगा लेते हैं, ठीक है? रेगुलर लगाते हैं। ये कभी लगाना कभी नहीं लगाना वाला इनका काम नहीं होता है। इसके अलावा इनका अगर मन करता है तो ये अलग से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, ठीक है? अब मैडम टॉपर फिर क्या करता है? यही सब तो करना होता है मैडम, इसमें तो टॉप करते हैं नहीं। जो टॉपर होता है बेटा वो क्लासेस को रेगुलर अटेंड करता है बिना किसी ब्रेक के, जो कि सिलेक्शन वाला बच्चा भी कर रहा था। इसका भी बैकलॉग कभी नहीं होता है, इसका भी बैकलॉग कभी नहीं होता है, ठीक है? फिर ये क्लास नोट्स को भी बार-बार रिवाइज करता है, ये क्लास नोट्स को भी बार-बार रिवाइज करता है, और NCERT को भी बार-बार पढ़ता है, ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद बेटा ये DPPs भी रेगुलर लगाता है और बार-बार लगाता है। DPPs को हर 8-10 दिन में फिर उठा लेता है, एक बार देखूं तो मुझे याद है कि नहीं याद है। और उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है भर भर के, ठीक है? ये बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, ठीक है? बहुत सारे। ये PYQs भी सारे करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे करता है। समझे या नहीं? यही अंतर होता है बेटा उस बच्चे में जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर अपने वो बच्चे जिनका लास्ट मतलब 2024 में सिलेक्शन होते होते रह रहा है, कुछ नंबरों से रह रहा है या अच्छे खासे नंबरों से रह रहा है, और अब वो पछता रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम पे बैकलॉग नहीं क्रिएट किया होता, काश मैंने उस टाइम पे DPP सारी कर ली होती, काश मैंने NCERT को 4-5 बार पढ़ लिया होता। तो आज वो सिर्फ वो काश कर रहे हैं, और उसी गलती को सुधारने के लिए बेटा वो फिर से ड्रॉप ले रहे हैं, ताकि या तो इस साल वो सिलेक्शन दे दें या इस साल वो AIR रैंक लेकर के। समझे कि नहीं? ये कांसेप्ट समझ में आया सबको? जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप कर दो। यस मैडम समझ में आया। तो अपने को या तो वो बच्चा बनना है जिसका सिलेक्शन हो रहा है इस साल, या अपने को वो बच्चा बनना है जो रैंक लेकर के आ रहा है ऑल ओवर इंडिया। समझे? यस मैडम, यस मैडम। हाँ, PDF मिलेगा मैम, हाँ आपको DPPs मिलेंगी, आपके ऐप पर अपलोड हो जाएंगी, नोट्स मिलेंगे क्लास के, वो भी ऐप पर अपलोड हो जाएंगे, और वही बेटा आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। DPPs आपको लिख के नहीं सॉल्व करनी है। मैंने क्या बोला? DPPs का प्रिंट आउट निकलवाओ और सारे टिक करो। समझे? ठीक है मैम। बैच कब ले सकते? ले लो भाई, अब क्या देरी कर रहे हो? आज पहली क्लास है, कल दूसरी क्लास है, तो बैच अब ले लो, क्योंकि जितना बैच में डिले करेंगे बेटा उतना आपका बैकलॉग क्रिएट होगा। मैंने क्या बोला? बैकलॉग अपने को नहीं बनाना है। एक बच्चा बोल रहा है मैम मेरा फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, ऐसे बतेरे एग्जांपल में तुम्हें दे दूंगी जिन्होंने विद 12 सिलेक्शन लिया है, जिन्होंने पहले ड्रॉप में सिलेक्शन लिया है, तो सबका पहली बार होता है कभी ना कभी, और सब लोग बेटा सिलेक्शन नहीं लेकर के आते हैं। सिलेक्शन केवल वो बच्चे लेकर के आते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, या बेटा वो बच्चे और अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लाते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है? कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तुम्हें नीट देने के लिए। तुम पहली बार नीट देने बैठोगे और तुम नीट निकाल सकते हो अगर तुम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो, ठीक है? मैम बैच का प्राइस कितना बेटा? बैच का प्राइस आपका 3000 रुपए है, ठीक है? बैच इन्फिनिटी अगर आप लेते हैं तो उसमें 1500 और लगा लीजिएगा, ठीक है? अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। उससे पहले बेटा एक बार ये और जान लें कि जूलॉजी में अपने कितने चैप्टर्स हैं। तो जूलॉजी में बेटा अपने को इस साल जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 15 चैप्टर्स, यानी कि 15 अध्याय, ठीक है? अपने को इस साल 15 अध्याय पढ़ने हैं। कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं जल्दी से नाम लिख देती हूँ। बच्चे पूछ रहे हैं पुरानी NCERT चलेगी? बिल्कुल चलेगी, ठीक है? जिसके पास पुरानी NCERT कोई जरूरत नहीं NCERT देने की। नई NCERT में काम है कुछ भी ज्यादा नहीं है। पुरानी NCERT में आपको पता है ये नहीं पढ़ना है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है नई NCERT में जो अलग से ऐड किया है। तो आपके पास अगर पुरानी NCERT 11th 12th की तो भी बेटा चलेगा, ठीक है? चलिए कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आपका प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ठीक है? दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे बेटा वो हम पढ़ेंगे आपका श्वसन एवं गैसों का विनिमय, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ब्रीदिंग एंड
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीसरा बेटा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। चौथा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। फिर बेटा हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं संचलन। फिर हम पढ़ेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जरूर लिखो, मैं इसके साथ बहुत सारी चीजें लिखाने वाली हूं इसलिए लिखिएगा ये सब कुछ आप। फिर हम पढ़ेंगे बेटा रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। बैच में बेटा मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम लेकर के चलूंगी, आपको टर्म्स इंग्लिश में भी पता होने चाहिए क्योंकि। फिर बेटा हम पढ़ेंगे जंतु जगत और फिर हम देखेंगे जैवणु, बायोमोलिक्यूल्स। ये आपके कक्षा 11वीं के अध्याय है, ठीक है। प्राणी जगत बोलो, जंतु जगत बोलो, यार एक ही बात है। चल, इसके बाद होता है आपका कक्षा 12वीं का। तो 12वीं में सबसे पहले आ जाएगा बेटा आपका मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विकास एवोल्यूशन, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फिर हम बात करेंगे बेटा जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। लास्ट में हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये अपने बेटा चैप्टर्स रहेंगे जूलॉजी में जो हम पढ़ने वाले पूरी साल में। अब यहीं पर हम इन चैप्टर्स का वेटेज भी देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन से इस साल पहली बार 3 क्वेश्चन आए। कितने? 3, ठीक है। वरना यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक जंतु तक वाले भाग से, एक बेटा आपके कॉकरोच से। अब इस साल से आपका मेंढक भी जुड़ गया, कॉकरोच भी है। नई एनसीईआरटी में कॉकरोच नहीं है, लेकिन कॉकरोच भी आपको पढ़ना है। और ऊतक आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दीजिएगा, बिल्कुल दे देंगे बेटा। ऊतक आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ऊतक भी आपको पढ़ना है क्योंकि भैया क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ऊतक इसलिए भी आपको पढ़ना है क्योंकि ऊतक से बेटा आपकी पूरी मानव कार्य की लिंक है। आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो ये सब आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इससे आपके 1 से लेकर के 3 प्रश्न आते हैं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन अध्याय से। आपके एक तो नहीं, मैं 2 से 3 बोलूंगी ना, क्योंकि एक तो आपका 2 से 3 प्रश्न आते हैं आपके प्राणियों में संरचनात्मक संगठन से, श्वसन एवं गैसों के विनिमय से आपके, या यूं कह लो कि ये जो पूरी आपकी मानव कार्य की है, ब्रीदिंग से लेकर के आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन तक, इस मानव कार्य की से बेटा आपके 12 से 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है। आपका श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन हो गया, गमन हो गया, तंत्रिकीय नियंत्रण हो गया, रासायनिक नियंत्रण हो गया। इन 6 चैप्टर से मिला के आपके 12, 13, 14 या 15 प्रश्न आते हैं। आकाश कह रहा है मैम एक चैप्टर रह गया है, कोई चैप्टर नहीं रहा बेटा। पाचन वाला चैप्टर आपके एनसीईआरटी से हटा दिया गया, वो आपके नीचे बैठा गया। इसके बाद बेटा हम बात करें जंतु जगत की, तो यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न आते हैं, ठीक है। हम बात करें जैवणु की, तो यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न आते हैं। मानव जनन और जनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 5 से 7 प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। विकास से बेटा आपके 3 से 4 प्रश्न आएंगे। मानव स्वास्थ्य एवं रोग से 3 से 4 आएंगे। और जैव प्रौद्योगिकी इकाई से आपके 5 से 8 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके 50 में से आपको तो 45 ही करने, तो लगा लो हिसाब। 3 हो गया, 15 और 3 18 और 4 22, 4 26, 7 26 और 7 कितना होता है यार? 33 और 4 33, 37, 4 37 प्लस 4 कितना होगा? 41 और 8 49 क्वेश्चन का बेटा मैंने आपको हिसाब दे दिया है, ठीक है। तो ये पहली क्लास में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यस, जो 3.2 से उनके लिए उनका नमस्ते मैं स्वीकार करती हूं। खुश रहो। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पानी वानी पीते रहे क्लास के बीच में, मैं भी पी लेती हूं, आप लोग भी पी लें। हेलो आरिश सैफी, मैम ऐप पर क्यों नहीं चल रहा क्लास? चलेगा, अभी यूट्यूब पे चल रहा है और कल से क्लासेस केवल ऐप पर होंगी, ठीक है। आज यूट्यूब पे है, कल से क्लासेस यूट्यूब पे नहीं होंगी, कल से केवल ऐप पर होंगी, ठीक है। बॉटनी की जो पहली क्लास होगी अगले नहीं, कल ही तो है बॉटनी क्लास।